कर दिया। हेलो मित्रों, हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिकल इंटर 11। तो आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। दीवार कूद के अड़ोस पड़ोस सभी जगह जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को लगता है कि आप शेयर कर नहीं रहे हो। हाँ, चलो शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th की साइंस। साइंस में अपन शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। साइंस में 3 भाग आते हैं। एक तो आते हैं अपने रसायन विज्ञान, यानी एक रसायन विज्ञान, और एक आता है जीव विज्ञान, और एक आता है अपने भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे रसायन विज्ञान से, यानी केमिस्ट्री से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। अपने जो 2023 का जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर क्या है कि कुछ जो 2022 वाला सिलेबस है उसमें से कुछ को काट दिया गया है। तो 2023 वाला सिलेबस है उसमें अपने क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो 1 से 4 पार्ट है, जो कार्बनिक यौगिक वाला पार्ट है ना, 1 से 4 अध्याय, यानी जो पहला अपना अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, 1 से 4 तक अपने क्या है? रसायन विज्ञान है। तो अपन सर्वप्रथम रसायन विज्ञान से शुरुआत करेंगे। चलो अपन शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होता है? जो भी अभिक्रियाएं होती है जो रसायन से केमिकली रिएक्शन होता है, जिनकी अभिक्रियाएं रसायन से होती है एक दूसरे से, मतलब एक अभिक्रिया होने के पश्चात वापस किसी उसी वस्तु को दोबारा ना बना सकते। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे हैं? रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या कोई एक नए गुण द्रव्य वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं वे पदार्थ, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, यानी वे पदार्थ जो या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण द्रव्य वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए गुण द्रव्य वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मैं शॉर्ट में लिख लेना हूं, आप पूरा लिख लेना। उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया।
ठीक है। यानी जो भी, यानी वे पदार्थ जो, यानी जो वे पदार्थ बनते कैसे हैं, जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले, यानी एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अपने पास क्या हो गया, उदाहरण के लिए अपने ने क्या लिया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से। अभी अपने क्या लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से। अपने को क्या प्राप्त हुआ, H2O। यानी अपने लिया क्या, एक तत्व ये ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, अपने को क्या प्राप्त हुआ, जल। यानी दो या दो से अधिक, ये रहा एक पदार्थ, ये रहा, ये दो रहा, दो पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O, जल, ऑक्सीजन। जैसे मान लो आपने क्या लिया, एक मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम अभिक्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से, अपने को क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं में यौगिकों का क्या होता है, यौगिक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उसमें भौतिक विधियों से उनको वापस पलटा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, मान लो ये अपने पास एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, अगर इसको अपने क्या किया, यहां से फाड़ दिया, दो हो गए, ये भी कागज है अपने पास और ये भी क्या, एक कागज है। मतलब उनकी पर ये छोटे बड़े तो हो गए हैं, लेकिन इसको वापस चिपका सकते हैं, कागज का कागज ही रहना, इससे मतलब कोई अन्य नया पदार्थ तो नहीं बनाया ना। तो रासायनिक अभिक्रिया यहां पर आप लिख लेना, नोट्स बना लेना साथ साथ में। रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं अपन, भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। अभी आपको बताया था कि अपन भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। जैसे मान लो भौतिक विधि कौन कौन सी होगी, वाष्पीकरण हो गया, उद्रपातन हो गया, और क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया, उद्रतापन हो गया। तो इसी प्रकार से और भी अन्य विधियां, उनसे अपन क्या करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं उनको वापस से पलट नहीं सकते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है, जो सामान्य गुण है वो लिख लेते हैं अपन। जो देखो पहला गुण लिख लो, भोजन का पकना, भोजन का पकना। अब भोजन है अपने पास, मान लो अपने क्या लिया, एक चावल लिया, चावल को क्या है, चावल को जल के अंदर मिलाया, एक मान लो अपने कच्चा पदार्थ के रूप में चावल लिया, क्या लिया अपन ने, चावल लिया, चावल में क्या डाला, जल, जल को क्या किया अपन ने, इन दोनों को क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर अपने पास क्या प्राप्त हुआ, भोजन। यानी अब इस जो भोजन है, ये पके हुए चावल है, इनको क्या अपन वापस कच्चे चावलों के रूप में बना सकते हैं क्या, जल को अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं ना। इसी प्रकार से ये क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो भौतिक विधियों से वापस से नहीं पलट सकते हैं। दूसरा अपने पास हो गया दूध का फटना, दूध का फटना, दही का जमना, दही का जमना, और सेव को काटते हैं अपन, चौथा नंबर पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं,
सेव को काटने पर उस पर एक भूरे रंग की परत आ जाती है ना। सेव को जैसे भी अपन का आप देखना घर पे कि आप सेव को जैसे काटेंगे तो उस पर एक भूरे कलर की परत आ जाएगी। भूरे कलर की परत आ जाना। और क्या है, जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, यानी ये अपने क्या हो गया, सामान्य सी बात है, रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, यानी इनको अपन वापस भौतिक विधियों से नहीं पलट सकते हैं। दूध का फट, जैसे मान लो दूध फट गया है तो दूध फटने के बाद में वापस अपन उस दूध को जो फट गया है उसको अपन वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और दही है, दही का भी जैसे अपने दही में क्या क्या थोड़ा मतलब अपने पास दूध है, दूध में अपन थोड़ा सा दही डाल देते हैं कि थोड़ा सा दही डालने के बाद में वो जम जाता है। अब दही से अपन वापस दूध बनाना चाहें, यानी दही से वापस क्या बनाना चाहें, ये दही है, दही से अपन वापस दूध बनाना चाहें जैसे, तो वापस दूध है नहीं बनेगा। सेव को काटने पर, जो सेव को काटते हैं, पर सेव को काटने के बाद में देख लेना आपका कुछ देर रखने के बाद वह वायु से विक्रिया करेगा और उसके ऊपर भूरे कलर की परत आ जाती है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगता है जैसे कोई मान लो कोई वस्तु है, उस पर लोहे की वस्तु है अपने पास, वह पड़ी है, उसको वो जल या वायु के संपर्क में आने से वह रासायनिक विक्रिया करके उस पर जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो क्षय हो जाती है, मतलब उसका नष्ट विनाश होना शुरू हो जाता है। नोट कर लीजिए आप ये। हाँ ठीक है, नोट कर लिया। अगला टॉपिक अपने पास क्या है कि रासायनिक विक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी रासायनिक विक्रियाओं के जब रासायनिक विक्रियाएं होती है तो क्या परिवर्तन होता है, होने वाले परिवर्तन। रासायनिक विक्रियाएं होती है तो परिवर्तन क्या 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 परिवर्तन होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और उनके कैसे कैसे मतलब परिवर्तन होता है, किस में होता है, अवस्था में होता है, तापमान में होता है, ठीक है, रंग में होता है, गैस में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, यानी अवस्था में परिवर्तन। पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, 1 नंबर लगा के लिख लो, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हो गया अपने पास तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तीसरा हो गया अपने पास रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन। और उसमें क्या होता है, गैस का उत्सर्जन, यानी ये चार कारण क्या है कि मुख्य कारण है कि इनमें किस प्रकार का होता है रासायनिक विक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे अपने पास मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम को रिबन को जलाने के बाद में वह अपने पास एकदम मैग्नीशियम का रिबन होता है, वो कठोर, थोड़ा कठोर होता है, उसको जलाने के पश्चात में अपने को क्या प्राप्त होता है, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है, और एक मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसको जलाने पर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो ये अपने को क्या हो गया, एक प्रकार से
जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो ये अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना गैस रूप में। अब क्या है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, मान लो कोई भी वस्तु है उसका अपना रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो हो सकता है कि किसी वस्तु का तापमान कम हो, किसी वस्तु का ज्यादा हो। जैसे ही अपना अभिक्रिया कराएंगे तो वो हो सकता है किसी वस्तु का तापमान, जैसे कम तापमान वाली वस्तु है उसका तो अधिक हो जाएगा, और जो हो सकता है कि जो ज्यादा तापमान वाली वस्तु है उसका तापमान कम हो जाए। रंग में परिवर्तन। अब रंग में किस प्रकार से परिवर्तन रहता है? अभी अपन ने पढ़ा था कि सेव को काटने पर सेव पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, वायु से अभिक्रिया करने के कारण उस पर जो भूरे रंग की परत हो जाती है। गैस का उत्सर्जन। अब गैस का उत्सर्जन कैसे होता है? अपन ने अभी पढ़ा है, यानी मैग्नीशियम को आपने क्या पढ़ा? मैग्नीशियम को जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर अम्लजीओ प्राप्त होता है, अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब जो भी अपने को पता है कि जो भी अपन वस्तुएं जलाते हैं उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्यों निकलती है? कि जो भी वस्तु है उसको जलाने पर, उसमें जो भी वस्तु है उसको जलाने के लिए जलाते हैं अपन, तो क्या होता है उसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन उपस्थित होता है तभी वस्तु वो जलती है, अन्यथा वो कार्बन के बिना कोई वस्तु जलती नहीं है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी साथ में क्या होगी? उत्सर्जन होगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगी? उत्सर्जन होगी। यानी अपन ने क्या पढ़ लिया? गैस का उत्सर्जन भी होगा। उसके बाद में क्या है? अभिकारक, यानी कोई भी रासा। अब अपन अगला पॉइंट है अपने पास अभिकारक। अभिकारक अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वो होते हैं जैसे मान लो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, यानी अभिकारक वो होते हैं जो, यानी वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें अभिकारक कहा जाता है। सिंपल सा है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। और जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं अपन? उत्पाद या अभिक्रमक। और एक अपने पास क्या है? उत्पाद। उत्पाद वो क्या होता है कि उत्पाद क्या होते हैं? वह पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारकों द्वारा किया जाता है। यानी जो भी पदार्थ होते हैं उसका जिनका निर्माण अभिकारकों द्वारा किया जाता है या अभिकारक मिलकर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए अपने पास अभिकारक होने अनिवार्य हैं। अभिकारक होंगे, वो अभिक्रिया करेंगे, तब अपने पास क्या प्राप्त होंगे? अपने को उत्पाद प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखो, आप अपने पास ने अभिकर्मक के रूप में अपने क्या लिया? मैग्नीशियम Mg। अभिक्रिया किससे कराई अपन ने? ऑक्सीजन से। अब देख लेना आप, अभिक्रिया के रूप में, अभिकारक के रूप में अपन ने किसको लिया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। उत्पाद में अपने को क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, मान लो मैग्नीशियम का रिबन होता है, एक मैग्नीशियम का फीता होता है, उसको जलाते हैं अपन, यानी जलाते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, वायु में जलाते हैं। जलाने पर वो मैग्नीशियम का रिबन है वो जलकर क्या हो जाता है, उसका जलने के बाद वो राख बचती है पीछे, यानी जो व्हाइट कलर का होता है ना वो अपने को क्या, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पीछे बचता है ना जलने के बाद वो जो राख होती है उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे आता है रासायनिक समीकरण। नोट कर लिया गया, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ना है, अपने चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया तो अपन ने पढ़ ली, अपने रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण वो होते हैं जो अभिक्रिया में समीकरणों द्वारा निरूपित करते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं अपन। निरूपित का मतलब उसको लिखते हैं अपन, किस प्रकार से लिखते हैं, यानी रासायनिक समीकरण में आप पूरा लिख लेना। रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारक, रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों तथा जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों, यानी जो पदार्थ होते हैं उनका प्रतीक या सूत्र, प्रतीकों या बोल देते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, सूत्र। प्रतीकों या सूत्र प्रतीकों या सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, यानी प्रतीकों के साथ साथ
प्रतीकों के साथ साथ जो पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। भौतिक अवस्था को भी अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, भौतिक अवस्था से ये भी दर्शाया जाता है। आपको समझ में आना चाहिए। हाँ कोई नहीं, समझ में, आपको समझ में आना चाहिए, बस मेन बात ये है। उदाहरण के लिए अपन जैसे मान लो अपने सीधी भाषा में लिख देते हैं कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, मतलब वायु, मैग्नीशियम के रिबन को वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर अपने को क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी अपन क्या करना है? अपने रासायनिक समीकरण लिखनी है। अपने को क्या लिखनी है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? ऑक्साइड का निर्माण करते हैं या बनाते हैं या निर्माण करते हैं, कुछ भी लिख लेना, एक ही बात है। अब देखो मैग्नीशियम का रिबन है अपने पास, ये मैग्नीशियम हो गया। किसकी उपस्थिति में? वायु में क्या है? ऑक्सीजन। अभिक्रिया कराई अपन ने MgO मैग्नीशियम, और साथ में क्या करते हैं? प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? भौतिक अवस्थाएं वो होती हैं, भौतिक अवस्था मतलब 3 प्रकार की होती है। जैसे कोई वस्तु ठोस है यानी कठोर है, ठोस है। अब जैसे ये मार्कर है, ये क्या है? सॉलिड है। यानी ये मैग्नीशियम क्या है? एक रिबन है, तो ये क्या हो गया? सॉलिड हो गया। ऑक्सीजन क्या है? हवा है, यानी ये गैस है। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा है, ये भी क्या है? सॉलिड है। ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है? कि रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, किस प्रकार होती है? उसको रासायनिक समीकरण, ये रही अपने पास, समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में, अब रासायनिक समीकरण है, उसके अभिकारक तथा उत्पाद होते हैं। उनमें क्या होते हैं? जो पदार्थ होते हैं, उनके जो पदार्थ होते हैं उत्पादों के होते हैं, यहाँ पर क्या होगा? अभिकारकों तथा उत्पादों के, पदार्थों के, यानी जो अभिकारक है, उत्पाद है, उनके में जो पदार्थ बनते हैं उनके प्रतीकों यानी जो सूत्र होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है अपने? O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था, और प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ये अपन ने क्या पढ़ लिया? भौतिक अवस्था। ठीक है। जैसे ठोस, भौतिक अवस्था क्या होती है? एक होती है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। ये 2 और होती है, वो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडक्शन, उसको अपने को नहीं पढ़ना है। ये 2 ही अपने क्या है? 3 ही ये काम किए। ठीक है। अब क्या करते हैं अपन? मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलता है। लेकिन वायु में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वायु में कितनी पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है।
यानी सबसे ज्यादा वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ऐसा क्यों है? ये ऑक्सीजन के साथ ये विक्रिया क्यों करता है, नाइट्रोजन के साथ क्यों नहीं करता है? ऐसा इसलिए है कि नाइट्रोजन है ये अक्रिय गैस है, यानी ये अब जो नाइट्रोजन है ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है नाइट्रोजन गैस, इसलिए क्या है ये एक अक्रिय गैस है। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी करो भाई। लो लो साइड में हो गया, जल्दी कीजिए। हाँ आपको साथ साथ में नोट नहीं करना है, ध्यान रखना। आप जैसे भी अपने पूरा हो जाए उसके बाद नोट करना है। अपन पढ़ेंगे एकदम आराम से, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। नोट कर लिया ना? ठीक है। इसके बाद अपने आता है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उनको संतुलित कैसे किया जाता है। अब संतुलन क्या होता है ये भी अपने पढ़ेंगे। संतुलित करने की अभिक्रिया को उस पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे लगता है, अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये अपन पढ़ेंगे अभी। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये अपन पढ़ेंगे। और मान लो जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे इस तरफ 5 किलो वजन बांध दिया या 10 किलो वजन इस तरफ लटक मेरे हाथ में, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इसके अंदर मेरे 5 किलो वजन बांध दिया, 10 किलो वजन बांध दिया, ये हाथ क्या मैं इस तरफ झुकूंगा ना। अब मेरे को क्या चाहिए, संतुलन होना चाहिए, संतुलन करना है। अब संतुलन करूंगा, मैं इस तरफ झुक गया, इस तरफ मेरे हाथ में 5 किलो वजन है। अब संतुलन होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इस हाथ में भी कितने पूरे वापस 5 किलो वजन। अब जैसे ही मैंने इसमें हाथ में 5 किलो वजन उठाया, यानी मैं क्या हो गया, संतुलित हो गया, मेरा वजन दोनों तरफ एक जितना हो गया। यानी अपन जो रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं ये अपन सीखेंगे। जैसे अपन ने ये समीक्रिया ले ली, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaNO3, और ये अपने लास्ट में क्या बनेगी, जल का निर्माण करेगी। अब देखो इन अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें। अब जो जिसका यौगिक है, जो कंपाउंड है, ये दो है, ध्यान रखना। अरे राइटिंग के मामले में तो आप कुछ मत कहो, राइटिंग तो कभी सुधारी नहीं, धीरे धीरे लिखने की तो आदत ही नहीं है। हमेशा की क्या है, ज़्यादा भागने की आदत रहती है हमें तो, कि हमें तो बस भागना है, आगे निकलना है, मंजिल को पाना है, ठीक है। आप मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, जो लिखता हूँ वो जितना भी लिखूंगा एकदम सही सही लिखूंगा। अगर कोई गलती हो जाती है, यानी इन संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करें, और नज़रअंदाज करते हैं तो आप देख लेना आपको बहुत बड़ा फायदा होगा कि छोटी छोटी कमियों को
नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अब HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, ये इसका पूरा कंपाउंड क्या है, इसका अलग अलग लिख लेंगे। हाइड्रोजन लिख लिया, नाइट्रोजन लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया। यानी हाइड्रोजन कितना है इसमें, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन 3, पूरे यौगिक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इसमें देखेंगे अपन कैल्शियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2। आप ये बात ध्यान रखना है हमेशा कि जो कंपाउंड यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी जितना लिखा होता है ना, वो पूरे दोनों जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है ना, उससे दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें देखते हैं अपन कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। यहाँ पर 2 लिखना था, यानी कैल्शियम नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, और जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, ठीक है। अब हाइड्रोजन लिखो, कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन 1। अब इसको संतुलित कैसे करें, अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, 1 है ना। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। प्रोब संतुलित करने के लिए अपने को इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। अब देखते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 2, इस तरफ भी कितने हैं, 2 हो गए। नाइट्रोजन इस तरफ कितने हैं, 2, इस तरफ भी कितने हैं, 2 हो गए। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 6, इस तरफ भी कितने हैं, 6। यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, सेम है ना। अब के बारी आती है कैल्शियम की। कैल्शियम इसमें कितना है, 1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो, 6 ऑक्सीजन तो ये रहा और 2 ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब देखो ऑक्सीजन 6 तो ये रहा, 6 ये वाला तो अपने कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला तो 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। यहां पर 1 ऑक्सीजन और आ गया, अलग से जुड़ गया। इसको कैसे करेंगे, तो इसको अपन किससे करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 ऑक्सीजन इस तरफ है, ये 2 ऑक्सीजन इस तरफ, कंप्लीट हो गए दोनों तरफ। हाइड्रोजन यहां पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 4, ये हो गए। 2 को 2 इसमें ये रहे हाइड्रोजन, ये रहे 2 और 2 हाइड्रोजन ये रहे, 4 हाइड्रोजन है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, जैसे ही भी आपने समीकरण वापस दोबारा लिखनी है, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू CaNO3 नाइट्रेट और H2O, ठीक है। अब जिस कंपाउंड को जितने से मल्टीप्लाई किया था आपने, यानी जिस कंपाउंड को, जिस यौगिक को जितने से मल्टीप्लाई किया था, वो यहाँ पर क्या कर देना है, आपको यहाँ पर लिखना है, न कि यहाँ पर। कभी भी आपको मल्टीप्लाई करने वाला जो मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या आपको कभी भी यहाँ पर नीचे नहीं लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है बराबर में। कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। इसको कितने से किया अपन ने, किया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। इस कंपाउंड को नहीं किया है, इसको 200, यानी कितने से किया अपन ने, जल को कितने से किया, 2 को। अब क्या है, ये समीकरण संतुलित है। और अंतिम में आपको क्या लिख देना है, समीकरण संतुलित है। ध्यान चला गया होगा आप, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलो एक और करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अब देखो एक बात और ध्यान कर लेना, अगर आप इसको 2 बार मतलब
एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद में दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोबारा यहाँ पर कोई भी अन्य दूसरी संख्या यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर आपको लिखनी है तो ब्रैकेट बंद करके लिख सकते हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर लिख ही नहीं सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी नहीं, लेकिन आप गलती मत कर देना बस। एक विक्रिया और लिखते हैं, देखें आप, NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2 सोडियम सल्फेट SO4 प्लस H2 जल। अब इसको संतुलित करते हैं अपन। वही अपने पास तो पहले वाली बात है, इस कंपाउंड में सोडियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इसमें देखते हैं अपन, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2 है, और सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इसमें देखते हैं सोडियम कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यानी मामला गड़बड़ लगता है। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। अब देखो इस तरफ सोडियम कितना है, पहले में 1 है, इस तरफ कितना है, 2 है। बराबर करेंगे, जैसे ही बराबर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, करते ही अपन को यहाँ पर कितना लिखना है, 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। अब हाइड्रोजन 2 इसमें है, 2 इसमें, 4 हाइड्रोजन हो गए ना, ये 2 रहे, ये 2 रहे। चलो पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है, ये तो देख लो पूरा 4 है, ये है 4, ये है, सल्फर 1, सल्फर 1। अब ऑक्सीजन 2 इसमें है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 1। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है अपने पास है। यानी सिंपल तरीका है। अब क्या करना है आपको, वापस इस विक्रिया को लिखना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस Na2SO4 प्लस H2O। अब जिस कंपाउंड को जितने से मल्टीप्लाई किया है वो लिख देना। पहले को कितने से किया है आपने, 2 से, इसको किया ही नहीं है, कोई नहीं, छोड़ दो सीधा। सोडियम सल्फेट को कितने से किया है, 2 से, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया था ना आपने बराबर करने के, नहीं किया, अरे नहीं किया, सॉरी नहीं किया। और जो हाइड्रोक्साइड है, जल है, जल को कितने से किया आपने, 2 से। अंतिम में आपको लिख देना है कि समीकरण क्या है, संतुलित है। हो गया, आपने सीख ली। अब आप देखो, अब एक समीकरण आपको संतुलित करना है, एक समीकरण आपको संतुलित करना है। मैं लिख के दे रहा हूं यहां पर, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस H2O जल, यानी HC हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। यानी अपन ने यहाँ पर क्लोरीन ले लिए ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच गया। अब इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है। आपको कमेंट में करना है, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि समीकरण को संतुलित करके, आप पूरे समीकरण को संतुलित करके आप कमेंट में डाल देना। मैं देख लूँगा किस बच्चे ने सही किया है, किसने गलत किया है। आप हमारे छोटे भाई हैं, बहन है, जो भी हो, आप
इसमें क्या कर लेना, आप समीकरण को संतुलित करना। आप देखना कि आपको संतुलित करना आया या समझ में आया कि नहीं आया। आप सभी को तो आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। आप ये घर से, आप जो यहाँ पर बैठे हैं वो घर से करके लाएंगे। बाकी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर देना समीकरण संतुलित करके। उसके बाद में आता है अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। नो मिटा दूंगा ये। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अरे यार, आवश्यक क्यों है इस समीकरण को संतुलित करना, क्यों आवश्यक है, क्यों करते इस समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं अपन। क्यों करते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक जो अपन ने क्या करते हैं, जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं, अभिकारकों एवं 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 उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अरे यार, होनी चाहिए। अब बराबर होनी चाहिए यानी प्रत्येक जितने भी पदार्थ है, यानी जितने भी पदार्थ है उनके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे दोनों तरफ यानी द्रव्यमान बराबर हो जाता है। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरफ अपन ने एक तरफ वजन ले लिया तो ये बार क्या है अपना, अपन इस तरफ झुक जाएंगे, ये ऊंचा हो जाएगा। अब जैसे ही अपन ने इस हाथ में वजन लेंगे यानी ये अपने क्या हो जाएंगे, एकदम बराबर संतुलित हो जाएंगे। दोनों तरफ अपने पास एक जितना वजन होना चाहिए। मान लो ये तराजू है, ठीक है। अगर अपने पास इस तराजू के अंदर यहां पर 10 किलो का वजन लिया है, रुक जाओ यार एक मिनट। मान लो यहाँ पर 10 kg का वजन लिया है अपन ने, ठीक है, और इस तरफ मान लो 2 किलो वजन है अपने पास, कितना 2 किलो। तो ये इस तरफ क्या करेगा, झुकेगा ना, यानी ये पुष्पा साला पुष्पा झुकेगा नहीं, ये इधर वाला कहना पुष्पा साला झुकेगा नहीं, तो ये भी क्या करेगा, इस तरफ भी अपने क्या करने का 10 किलो वजन देना पड़ेगा। अब जैसे ही अपन 10 किलो वजन देंगे ना तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी जो दोनों साइड में जो बराबर होने चाहिए। कौन है? अरे रुक जाओ भैया एक बार,
ठीक है, इससे दोनों तरफ के जो समीकरण है वो क्या हो, बराबर हो जाए। अब अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे कल। कल अपन पढ़ेंगे रासायनिक विक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कैसे होती है, ये अपन पढ़ेंगे कल। जैसे अपन ऐसे लिख तो लेते हैं, एक तो होती है संयोजन अभिक्रिया, और होते हैं वियोजन अभिक्रिया, और विस्थापन, द्विविस्थापन, एक उपचयन अपचयन है, वो अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, यानी संयोजन का सामान्य सी बात अपने को दिखाई दे रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, वियोजन टूटना, विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को हटाकर रख देना, द्विविस्थापन यानी दो वस्तुएं दो बार विस्थापन हो जाता है, उपचयन अपचयन, उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी, ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन कल। जो विस्थापन वियोजन अभिक्रिया उसमें प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन, उष्मीय वियोजन, ये 3-4 प्रकार के वियोजन होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे कल। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, आप मैजिकल इंटर 11 जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैजिकल इंटर 11 ये अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। धन्यवाद।